गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का कॉन्सेप्ट। हमारी यूनिट फर्स्ट है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया था? वीबीटी पढ़ लिया था, ठीक है, वीबीटी का जंक्शन पढ़ लिया था, लिमिटेशन पढ़ लिया था और हमने इससे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? सीएफटी पढ़ा था। सीएफटी हम क्या होता है ये पढ़ा था हमने, ये किस तरह से बॉन्ड प्रेजेंट करता है, ये इसकी बात की थी। और हमने क्या किया था? इसके अजम्पशंस पढ़ लिया था। फिर फैक्टर अफेक्टिंग क्या इसकी पढ़ लिए थे। हमने क्या पढ़ा था? इसमें स्प्लिटिंग पढ़ा था, सीएफटी स्प्लिटिंग पैरामीटर हमने पढ़ा था। फिर हमने इसको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से ये होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ा। फिर हमने क्या कल पढ़ा था? हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। क्या पढ़ा था हमने? एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। तो एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी में हमने क्या पढ़ा था कि ये कैसे कलर शो करते हैं या फिर कलर कंपाउंड ये कैसे फॉर्म करता है, इसकी बात किया था, ठीक है। तो कलर कंपाउंड कैसे ये करता है? तो जब भी हम किसी सब्सटेंस या फिर कोई मेटल कंपाउंड या फिर कोई मेटल है, ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या करेंगे? जब हम विजिबल लाइट क्या कराते हैं? पास कराते हैं, एमिट कराते हैं। विजिबल लाइट मतलब हमारी वाइट लाइट। जब वाइट लाइट पास कराते हैं तो ये क्या कर लेता है? कुछ क्या कर लेता है, इसमें उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ क्या होता है, ये ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो जो क्या होती है, जो एब्जॉर्ब होगी वो उसमें कलर शो नहीं होगा, और जो क्या होती है हमारी जो ट्रांसमिट या फिर रिफ्लेक्ट हुई, इसमें क्या होती है, कलर शो होने लगता है। तो हमने बात किया कि ये क्या हो जाता है, जब हमें कोई एक्स एनर्जी क्या करते हैं हम डी ऑर्बिटल में हम लगाते हैं तो क्या हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है और उसमें क्या होती है, मेटल लिगेंड, उसमें क्या हो जाती है, रिपल्सन होते हैं। तो डी क्या होती है, डी ट्रांजिशन होती है, उसमें रिपल्शन। फिर हमने बात किया था कि क्या हो जाती है जब एक्स एनर्जी लगाया तो डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होती है, जब उसको लिगेंड क्या करने लगी, अप्रोच करने लगेगी, तो क्या हो जाएगी, वो अपने ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाएगी, हाईएस्ट क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाती है, ठीक है। जब कोई हमारी कोई सब्सटेंस इतनी है, ठीक है, हमने इसमें एक्स एनर्जी हमने क्या लगाया, इस पे लगाया, तो ये क्या हो जाएगी, इस पोजीशन से क्या हो जाएगी, अपने पोजीशन से क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ, तो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने बात किया था T2G और EG की बात किया था। किसकी बात की थी हमने? T2G और EG, जहाँ पे G क्या था, क्या थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री थी उस मेटल की, ठीक है। फिर हमने बात किया यहाँ पे T, ठीक है, T क्या था हमारा, ट्रिपल जनरेटेड सेट था, जो E था वो क्या था, डबल जनरेटेड सेट था। इतनी हमने बात कर लिया था। और जो हमारी T2G और EG के जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम डेल्टा नॉट से क्या करते हैं, शो कराते हैं। और डेल्टा नॉट में यहाँ पे EG और T2G की वैल्यू कितनी होती है, 10dq, ठीक है। अगर T2G और EG का डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन दी लिगेंड, कि वो लिगेंड कैसी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, वीक लिगेंड होगी तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, कम होगी, ठीक है। तो जब इसमें क्या होते हैं, जब हम इस डी ऑर्बिटल में कोई सी लाइट हम क्या कराते हैं, शो कराते हैं, तो क्या हो जाएगी, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी हमें कम एनर्जी की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी उसको स्प्लिट कराने के, मतलब क्या कराने के लिए, उसको एक जगह से, मतलब हमारे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब उस T2G और EG की क्या होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जब कम होगी इसकी डिस्टेंस तो हमें क्या होगी, कम एनर्जी की हमें क्या होगी, नीड होगी। इतना हमने बात, ये सब हमने बात कर लिया था कि कैसे ये डार्क कलर, और ये क्या होती है, एक विजिबल क्या होती है, एक विजिबल रीजन में क्या होता है, ये अपनी कलर शो कराता है। तो जिसकी वैल्यू होती है 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉन्ग, किसके बिटवीन ये करता है, ये 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में ये क्या करता है, कलर शो होती है। अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, अगर 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7000 एंगस्ट्रॉन्ग अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कलर क्या हो जाएंगे, चेंज होते जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगी, कलर चेंज होते जाएगी। इतना समझ में आ गया था? ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था और कुछ हमने क्वेश्चंस भी कर लिया था। आज हम इस जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड मेटल, क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, उसके हम लास्ट फेज में पहुंच चुके हैं। तो लास्ट इसका टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। क्या है? लिमिटेशन ऑफ सीएफटी। तो लिमिटेशन ऑफ सीएफटी में बात करते हैं, ये क्या करती है, ये मेटल और लिगेंड के बीच में क्या करती है,
मेटल और लिगेंड के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये क्या होती है, मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं कराता है। किसके बिटवीन, मेटल और लिगेंड के बिटवीन क्या नहीं कराता है ये, दे डू नॉट शो मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ठीक है। सेकेंडली ये क्या किया कि CFT सिर्फ क्या होती है, डी ऑर्बिटल की बात करता है। CFT क्या करता है, सिर्फ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन हैज बीन कंसीडर्ड, नो कंसिडरेशन गिवन बिटवीन गिवन ऑन S and P ब्लॉक। ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ ये क्या करता है, डी ऑर्बिटल की बात करता है। ठीक है। ये डी ऑर्बिटल में ही क्या होती है, इसमें स्प्लिटिंग वगैरह होता है। S और P ऑर्बिटल यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया था। थर्ड है आपका, डजंट प्रोवाइड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की जो प्रॉपर स्ट्रेंथ इन्होंने क्या किया था, नहीं बताया था कि कितनी है। ठीक है। और ये कैसी है। इसकी फोर्थ है, जैसे हमने एग्जांपल बता दिया कि इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, हमने क्या बताया कि ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता किसके रिगार्डिंग, लिगेंड की स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। ठीक है। तो इसका एग्जांपल था, इसका एग्जांपल है इन स्पेक्ट्रोकेमिकल, जब हम क्या करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे तो क्या होती है, H2 की स्ट्रेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है। हाइड्रोक्सिल आयन किसकी होती है, H2O की स्ट्रेंथ कैसी होती है, H2O की स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। किससे, हमारे OH आयन से। ठीक है। वाटर की स्ट्रेंथ कैसी होती है, OH आयन से ज़्यादा होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं कर पाया था, किसमें, CFT में नहीं हो पाया था। ठीक है। इतना हमने बात कर लिया। तो हमने लिमिटेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, 4 चीज़ों की हमने बात किया। क्या क्या कि ये क्या होती है, ये मेटल लिगेंड के बिटवीन जो लगने वाला क्या है, बॉन्ड बनती है, जो मेटल और लिगेंड के बिट में क्या बनती है, जो बॉन्ड बनती है वो मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं कराता है। ठीक है। दे नॉट कंसीडर्ड मल्टीपल बॉन्डिंग बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, हमने ये बात किया। सेकंड बात किया कि CFT से सिर्फ क्या होती है, डी ऑर्बिटल की बात करता है। इसमें डी ऑर्बिटल को ही एक्सप्लेन करता है, हमारे S और P ब्लॉक को नहीं। ठीक है। फिर हमने बात किया कि ये सिर्फ क्या करता है, ये एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया किसके रिगार्डिंग, हमारे लिगेंड के स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती के रिगार्डिंग वो क्या हो गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके रीजन से हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो वाटर की स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्सिल आयन से कैसी है, OH आयन से कैसी है, ज़्यादा है। ठीक है। इसको उन्होंने क्यों ज़्यादा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद हमने बात किया कि जो इसकी सीक्वेंस है, ठीक है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये हमने बात किया। और ये क्या है, ये कंप्लीटली कैसी होती है, आयनिक बॉन्ड है। देयर इज अ कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड बिटवीन दी मेटल आयन एंड दी लिगेंड। ठीक है। हमने इसमें क्या बताया कि जो बॉन्ड है, ठीक है, किसके बिटवीन, जो हमारी लिगेंड और हमारी क्या है मेटल आयन है, उसके बीच जो लगने वाली बॉन्ड है वो कैसी है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है। उन्होंने इतना ही एक्सप्लेन कर पाया कि पूरी कोवैलेंट है, या फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। एक और चीज़ इसमें क्या हुआ कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर क्या करता है, ज्योमेट्री की बात, पर्टिकुलर किसी कॉम्प्लेक्स की बात करता है। ठीक है। ये सिर्फ किसकी बात करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की ही क्या करता है, ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। अदर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है। इसकी एक अब लिमिटेशन हो गई। आज हमारी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, CFT लिमिटेशन में क्या क्या पढ़ लिया हमने, ये याद रखना, क्वेश्चंस पूछते हैं CFT लिमिटेशन से भी। ठीक है, कि अब क्रिस्टल फील्ड की लिमिटेशन बताइए। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसी के यूनिट फर्स्ट का ही सेकेंड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मागतिकी की क्या है इसमें, वो पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम, हमारी सेकेंड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या है, हमारी चैप्टर 2 की बात करेंगे हम।
यूनिट फर्स्ट में ही चैप्टर 2 है आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम? नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो हम पहले इसमें पढ़ेंगे हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। पहला हम क्या पढ़ेंगे इसमें? ओके आदित्य वैष्णव, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? थर्मोडायनेमिक्स की हमारी जो काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब जो हमारी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, जो हमारी सहसंयोजक संकुल है। कैसी है? सहसंयोजक जो संकुल है उसकी हम स्थायित्व की बात करेंगे। क्या करेंगे? उसकी स्थायित्व की बात करेंगे। तो पहला हमारा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? तो हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक जो स्टेबिलिटी हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? उष्मागतिकी और जो गतिज है उसके बारे में हम क्या करेंगे आज? उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो हम एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपकी, CuNH3 क्या है आपकी? एक एग्जांपल है CuNH3 कोऑर्डिनेशन 4+2। ठीक है, आज हम इसके बारे में बता देती हूँ। तो क्या होती है, जितनी ये क्या करिए, ये कॉम्प्लेक्स कलर, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस टेम्परेचर में, किस टेम्परेचर रेंज में, ठीक है, कितने हम इसको ताप देंगे, कितनी हीट देंगे कि ये टेम्परेचर रेंज से कितनी टाइम पीरियड पे ये चल पाएगी, और अगर नहीं चल पा रही है तो किस रेंज तक ये नहीं चल पा रही है, ये सारी चीज़ें क्या होती है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्या करती है? ये डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होती है। दोनों में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन मतलब क्या होती है कि लिगेंड और मेटल आयन है, ठीक है, जो धातु आयन है और लिगेंड के जो बीच में जो आकर्षण होगा, ठीक है, वो कैसी होगी? मजबूत होगी, अच्छी आकर्षण होगी। तो अच्छी आकर्षण होगी तो ये क्या बनाएगा? अच्छी कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी जो थर्मोडायनेमिक की स्टेबिलिटी है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हो कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हमने क्या बोला कि जब मेटल और लिगेंड, ठीक है, ये क्या है हमारा? सेंट्रल मेटल है। क्या है हमारी? सेंट्रल मेटल आयन है। सेंट्रल मेटल आयन मतलब हमारी केंद्रीय धातु आयन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? NH3 हमारी लिगेंड है। और कैसी लिगेंड है? ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, फिर हमने बात की, ये तो आप जानते हो, तो जो ये मेटल और ये लिगेंड मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है, मेटल और मेटल आयन और हमारे लिगेंड के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है ये दोनों का, अगर वो मजबूत होगा, ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग कैसी होगी? अच्छी होगी। अच्छी होगी तो क्या हो जाएगी? ये अच्छे कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। ठीक है, जब मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इंटरैक्शन कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या हो जाएगी? इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इतना हमने बात किया। अब मैं बात करती हूँ इसी में आपकी थर्मोडायनेमिक, हम इसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे इसमें हम मेटल आयन में इसकी एनर्जी कैसे ट्रांसफर करते हैं। सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेजर द एक्सटेंट टू विच द कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म और विल बी ट्रांसफर इनटू अनदर स्पीसीज अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो क्या होती है, कोई भी हमारी जो हमने बात किया है कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रही है या फिर किसी अदर स्पीसीज को क्या कर रही है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गई, या फिर कोई अदर स्पीसीज को क्या हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब दूसरे को क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, स्थानांतरित किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा कि वो जो दिया हुआ है, कितनी रेंज दी हुई है, वो किसकी इक्विलिब्रियम की बात की, मतलब उसमें टेम्परेचर क्या होगा, कितने रेंज पे दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या होती है, ये सारी चीज़ों की क्या होती है, स्टडी की जाती है। ठीक है, तो यहीं पे हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, मेटल, हम क्या करेंगे, मेटल आयंस की बात करेंगे और हमारी लिगेंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे चलो इसी का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं, Cu2 प्लस NH3, ठीक है, कॉपर, और हमारी क्या बात करेंगे, अमोनिया की बात करेंगे, क्या है, कितने अमोनिया, 4, ठीक है, 4 NH3, कॉपर 2 प्लस। तो जब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या है, एक मेटल आयन है, क्या है हमारा, मेटल आयन है कॉपर, और NH3 क्या है, हमारी लिगेंड है, क्या है ये, लिगेंड है। ठीक है, इतना हमने बात कर लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉपर NH3 2 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारी क्या है, Ks, क्या है हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Ks, ठीक है, जो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है हमारी, Ks, हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो तो क्या हो जाएगी इसकी फॉर्मूला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो क्या कर रहे हैं, केस, मतलब जो हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट, जो हमारी क्या बनी, उत्पाद बनी है, उत्पाद अपॉन सॉरी, जो हमारी क्या बन रही है, रिएक्टेंट, जो हमारी रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, और प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे इसमें बताएंगे। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ks इज इक्वल टू हमारी प्रोडक्ट क्या बन रही है, Cu कॉपर NH3 होल को 4 प्लस 2 अपॉन हमारी रिएक्टेंट क्या है, Cu2 प्लस हमारी क्या है 4 NH3, ठीक है, क्या है हमारी 4 NH3 है। तो NH3, तो हम क्या हो जाएंगे, ये 4 हम बाहर लिख सकते हैं, अपॉन 2 हमारी NH3 की वो कितनी है, कोऑर्डिनेशन 4। इतना समझ में आ गया, ठीक, देखो प्रोडक्ट क्या है हमारा, Cu NH3 और NH3 का कोऑर्डिनेशन 4 प्लस 2, ये हमने लिख दिया, हमारी रिएक्टेंट क्या है, हमारी Cu2 प्लस कॉपर 2 प्लस NH3 का 4 कोऑर्डिनेशन। इतना समझ में आया। तो हम पढ़ेंगे, सपोज केस की वैल्यू हमारी है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 21, ठीक है, क्या है, सपोज हमने लिया कि हमारी जो केस, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने क्या ले लिया, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 21 ले लिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये कैसे इसकी इंक्रीज होती है, कैसे ये डिक्रीज होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ डिक्रीज होती है और कहाँ इंक्रीज होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आप ये नोट कर लीजिए।
ठीक है, आपका सिल्वर आयन है, क्या है आपका सिल्वर आयन है, और आपकी 2 अमोनिया है। ठीक है, इसमें रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन आप पहले इसमें पढ़े होंगे कि कहाँ रिवर्स रिएक्शन और कहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, ये आपने पढ़ चुका है। मैम नोट्स PDF सेंड है गया है ग्रुप में। ओके आदित्य, सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है कैसी होगी, सिल्वर आयन और आपकी अमोनिया है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स क्या हो जाएगा आपका उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय बोलते हैं। ओके, कैसी हो जाएगी, उत्क्रमणीय बोलते हैं कि अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी Ag सिल्वर NH3 कोऑर्डिनेशन 2 प्लस। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। तो अगर यहाँ पे हम Ks लिखेंगे तो यहाँ पे Ks की वैल्यू आपकी दी हुई है आपकी बुक में 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7। कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, सेकेंड है आपका, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका सिल्वर का साइनाइड के साथ। ठीक है, सिल्वर और आपका साइनाइड Cn माइनस। ठीक है, कितना 2। ठीक है, सिल्वर प्लस Cn 2 है, तो ये क्या हो जाएगी रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स क्या हो जाएगा हमारा रिवर्स, और ये क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर हो गया हमारा, साइनाइड हो गया। कितने हमने लिए हैं 2 प्लस। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्या हो जाएगा प्लस होगा कि माइनस होगा। चलो ठीक है, यहाँ देख लेना। थर्ड आपका एग्जाम्पल है, थर्ड आपका एग्जाम्पल क्या है, थर्ड आपका एग्जाम्पल दिया है निकल का क्या है अमोनिया के साथ। ठीक है, निकल आयन का अमोनिया के साथ, निकल +2 प्लस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया कितने अमोनिया आप ले लेंगे, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। तो मैं क्या करूँगी 6 ले ली मैंने अमोनिया। रिवर्स डायरेक्शन ये बन जाएगा आपका निकल, कितनी आपकी NH3 6 प्लस 2। इसका हम देखेंगे वैल्यू, हम पुट करेंगे अभी। थर्ड है आपका निकल का है आपका En के साथ, क्या है निकल +2 प्लस En। ठीक है, अब En क्या है यहाँ पे, En क्या है वो अभी मेरे को बता रही है आपको। रिवर्स डायरेक्शन पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। निकल En आपकी 3 प्लस 2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे आपका En जो है वो क्या है इथाइल डायमाइन। क्या है इथाइल डायमाइन, क्या है आपकी, जिसको आप बोलते हैं एथिल डायमीन। क्या बोलते हो एथिल डायमीन। ठीक है, En का मतलब क्या है इथाइल डायमाइन, जहाँ पे फॉर्मेशन हो गया इसका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे Ks की वैल्यू देख लेते हैं। सेकंड में है आपकी 5, कितनी है 5.4। नोट कर लीजिए, सेकंड वाले सिल्वर का नाइट्रेट के साथ जब इंटरेक्शन हो रही है तो आपकी बन रही है जो, उसमें क्या है Ks की वैल्यू है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 18। कितनी है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, कितनी है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 18। सेकेंड आपकी है, थर्ड वाली है 6.1 इंटू 10 टू द पावर 2। 6.1 इंटू 10 टू द पावर 2। थर्ड वाली की वैल्यू है आपकी, केस की वैल्यू है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 18। कितनी है 4.6 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, कितनी दी हुई है 18। तो यहाँ पे कौन आपका डिक्रीज हो रहा है, कौन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
कौन डिक्रीज हो रहा है, कौन इंक्रीज है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज, इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी और इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। देख लीजिए आप ये वैल्यू के हिसाब से आप बता सकते हैं ये क्या है, केएस की वैल्यू है। ठीक है, तो आप इससे बता सकते हैं कि किसमें क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, किसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे साइनाइड कैसे इंक्रीज हुई है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये कैसी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे भी आपके इथाइल डाइमाइन की भी क्या है वैल्यू, केएस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ रही है। अब हम स्टेबिलिटी पढ़ ही रहे हैं तो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे, स्थायित्व स्थिरांक की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या बनता है आपका कि n टाइम्स लिगेंड, हम बात करेंगे इसमें मेटल लिगेंड के बीच जो इंटरेक्शन होती है, क्या होती है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, इंटरेक्शन की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, हम क्या बात करेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मेटल प्लस n टाइम्स लिगेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। तो लिगेंड क्या होता है आपका, n टाइम्स लिगेंड होता है, वो मतलब आपकी लिगेंड क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है n टाइम्स तक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, n टाइम्स तक कोई भी लिगेंड आपकी हो सकती है। तो इसमें आपका जो K1 की स्टेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा होती है। K1 की स्टेबिलिटी कैसी होगी, ग्रेटर होगी। तो पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे M प्लस NL, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ठीक है सॉरी, ये हो जाएगी आपकी MLN, क्या हो जाएगा MLN। तो आपकी K1 की आप वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ये अगर प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका, आप बनाओगे तो K1 है ये, देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम K1 से पुट कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि प्रोडक्ट क्या हमारा, हमें यहाँ पे MLN है, और जो हमारी जो रिएक्टेंट है कितनी है, M है, मेटल है, एक मेटल है और लिगेंड है, कितने टाइम्स, n टाइम्स लिगेंड है। ठीक है, क्या है हमारी, n टाइम्स लिगेंड है। ओके, इतना समझ में आ गया, हमारी मेटल और लिगेंड है तो m टाइम्स लिगेंड है, आप निकाल लेना ये। तो आपकी फर्स्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे हम, फर्स्ट की बात करेंगे। तो चलो फर्स्ट हमने इसका निकालते हैं, क्या हो जाएगी हमारा, मेटल और लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो क्या बन जाएगा, मेटल और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन होगी तो क्या बन जाएगी यहाँ पे हमारी, क्या बन जाएगा, मेटल लिगेंड बन गया यहाँ पे Ml। ठीक है, तो इसकी K1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्या होती है K1, Ks है, हम बोले हैं ना हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है हमारी Ml, क्या है प्रोडक्ट हमारा Ml मेटल लिगेंड, और यहाँ पे क्या है M है, मेटल है, और क्या है हमारी लिगेंड है। ठीक है, ये इक्वेशन पूछता है, आता है आपके 2-3 मार्क्स में, ये याद रखना। ठीक है, ये हो गया आपका। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड में 2 लिगेंड हो जाएगी, मेटल प्लस 2 लिगेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेटल प्लस 2 लिगेंड हमारे यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, तो हम ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं, तो ये जो Ml है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे जो बना हुआ है प्रोडक्ट, तो क्या बना है हमारा, मेटल लिगेंड है हमारा प्लस लिगेंड। ठीक है, Ml प्लस लिगेंड, तो क्या बनेगा हमारा Ml2, क्या बन जाएगा हमारा Ml2। तो K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हमारी क्या है Ml2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Ml प्लस L। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन,
पहला समीकरण और दूसरा समीकरण समझ में आ गया, K2 की वैल्यू समझ में आ गई। अब देखो ये जो हमारी है, ठीक है, ये L और ये L क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्शन करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। लिगेंड लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड लिगेंड के बीच में कैसी होगी, प्रतिकर्षण होगी। ठीक है, तो हमारी जो K1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, K1 कैसी होती है, मोर स्टेबल होती है। K1 क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। अभी ये पता चलेगा आपको आपके थर्ड, अब यहाँ सेकंड इक्वेशन तक हो गया, नोट कर लीजिए, मैं थर्ड इक्वेशन बता रही हूँ इसी में। चलो यही बता देती हूँ। ठीक है, आपका थर्ड इक्वेशन बनेगा, देखते जाओ। हमारी क्या है, ये प्रोडक्ट ले लिया हमने, Ml2, ठीक है, Ml2 प्लस हमारी लिगेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा Ml3, क्या बन जाएगी हमारी Ml3, मेटल लिगेंड 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी Ml3। ठीक है, अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, इसको n टाइम्स ले लेंगे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी K3 की वैल्यू कितनी हो गई, K3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारा Ml3 क्या हो जाएगी हमारी Ml3, और हमारी रिएक्टेंट कितनी है Ml2, और क्या है हमारा L। ठीक है, क्या है हमारा Ml2 और हमारा L है। तो ऐसे ही रिपल्शन क्या होगी इसमें, तो हम ऐसे ही चलते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा Ml की वैल्यू N प्लस L, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा हमारा Ml n टाइम्स, क्या होगा हमारा Ml n टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगी Kn। ठीक है, n का मतलब नंबर नंबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा Ml n टाइम्स। ठीक है, और क्या हो जाएगी यहाँ पे Ml n, और क्या हो जाएगा हमारा L। ठीक है, यहाँ तक हम बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे भी, ये लिगेंड और लिगेंड के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसी रीजन से जहाँ पे यहाँ पे रिपल्शन होगा, तो मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन क्या हो रही है, ज्यादा K1 में हो रही है, तो कैसी होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, कैसी होगी, K1 की स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे ही हम K1 K2 K3 की क्या निकाल सकते हैं, हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा K1 K2 K3 क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। क्या है हमारा K1 K2 K3 डैश 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 Kn हमारी क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या है हमारी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है हमारी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो किसकी कैसी हो रही, किसकी ज्यादा हो रही है, तो हम इसमें बात करेंगे किसकी, K1 की जो स्टेबिलिटी होती है ग्रेटर होती है किससे, K1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है K2 से, K2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है K3 से। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा डैश 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 ग्रेटर देन Kn। कोई भी n मतलब कोई भी नंबर आप हो सकता है, यहाँ पे कितने भी नंबर हो सकते हैं। इसी का एक और मेथड है, हमने बोला कांस्टेंट, ये नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये इक्वेशन पूछता है आपसे। ठीक है, 2 और 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ये आता है कि आप क्या करिए कि जो आपकी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है, वो भी अभी हम रिलेशन भी इसके बीच पढ़ने वाले हैं कि हमारा क्या है, ओवरऑल जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, हमारी ओवरऑल जो मतलब हमारी जो साम्य स्थायित्व स्थिरांक है, हम उसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ओवरऑल की हम बात करेंगे। ठीक है, पहला मेथड ये नोट, सेकंड मेथड हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे, जिसको बीटा से इंडिकेट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट।
ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को किससे इंडिकेट करते हैं? बीटा। किससे? बीटा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं हम? बीटा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो या तो हम इसको ओवरऑल क्या बोल सकते हैं? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर कम्युलेटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसको पुट करते जाएंगे और उसके हम बीटा की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। क्या करेंगे हम? बीटा की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो सेम हम बात करते हैं, आपका m प्लस क्या है? l। क्या बनेगी? पहले मेटल और लिगेंड के बीच क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। तो मेटल और लिगेंड के बीच इंटरैक्शन क्या होगा? पहले आप इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, मेटल प्लस लिगेंड n टाइम्स। ठीक है, मेटल और लिगेंड n टाइम्स, तो क्या बन जाएगी हमारी? MlN। सेम वैसे ही तो क्या हो जाएगा? जब मेटल और लिगेंड इंटरैक्शन होगा इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? Ml बन जाएगा। और सेम हम के यहाँ पे क्या करेंगे? बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो बीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी लिख दे, यहाँ पे तो बना लोगे आप। बीटा 1 की क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बोले हैं, तो प्रोडक्ट क्या है हमारा? Ml। क्या है हमारा? Ml अपॉन M प्लस M और L। ठीक है, इतना समझ में आ गया? पहला हो गया ये आपका। अब बीटा 2 के लिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? जो प्रोडक्ट है, जो हमारी प्रोडक्ट है, क्या है हमारी प्रोडक्ट? Ml प्लस L। ठीक है, Ml प्लस L। तो पहले क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगी हमारी? Ml2। और यहाँ पे बीटा 2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी Ml2 अपॉन Ml और L। देख लीजिए कहाँ से हो रही है ये। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। थर्ड Ml2, प्रोडक्ट है हमारा Ml2 प्लस L। अब इसको हमने क्या मान लिया? रिएक्टेंट मान लिया। ये क्या हो जाएगी हमारी? Ml3। 2L और 1L क्या हो जाएगी? 3L बन गया। तो क्या हो जाएगा ये? Ml3। तो बीटा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे बीटा 3 हम कैसे लिख सकते हैं? Ml3 Ml2 और हमारा L। ठीक है, ये क्या है हमारा? L। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इक्वेशन 1, 2 और 3। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम? ऐसे ही क्या करेंगे हम? मेटल लिगेंड। ठीक है, क्या करेंगे हम? n टाइम्स क्या लेंगे? मेटल लिगेंड हम क्या करेंगे? Ml डैश 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 n हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? M। और हम L टाइम्स क्या कर सकते हैं? L ले सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? मेटल लेंगे और लिगेंड n टाइम्स हम क्या करेंगे? लिगेंड ले लेंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी? मेटल लिगेंड n टाइम्स। ठीक है, तो ये बीटा n की वैल्यू कैसी हो जाएगी? ठीक है, यहाँ पे बीटा n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी ML n टाइम्स, और ये हो जाएगा M और L क्या हो जाएगी आपकी? n टाइम्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कितनी हो जाएगी आपकी? n टाइम्स। तो यहाँ पे कितने टाइम्स हमने L लिया तो उसकी बात करेंगे। तो ये इक्वेशन हमने उसमें बात किया, बट इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये मेटल और हमारी कितनी लिगेंड है? 2 लिगेंड है। कितनी लिगेंड है? हमने 2 लिगेंड की बात किया अनदर मेथड में। ठीक है, कितने आपके मेटल और आपकी ये हो गई 2, और फिर आपके क्या करेंगे हम? मेटल और लिगेंड। कितने लिगेंड की बात करेंगे? मेटल यहाँ पे 3 लिगेंड, और यहाँ पे बात करेंगे मेटल और n टाइम्स लिगेंड की। तो यहाँ पे सेम क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन चेंज होती जाएगी। क्या हो जाएगी? ये तो ठीक है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी मेटल, और लिगेंड कितना है 2 है। यहाँ पे क्या है हमारी मेटल है और लिगेंड कितनी है 3 है। ठीक है, इतना समझ में आया आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन आपकी क्या कि जो आपकी क्या है आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट और हमारी बीटा। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे बीटा और के की वैल्यू हम क्या करेंगे, उसके बीच में हम क्या करेंगे रिलेशन बताएंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी क्या कर रहे हैं हम, क्या है हमारी कांस्टेंट स्टेबिलिटी और किसकी बीटा की। ठीक है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में संबंध पूछता है। ठीक है, चलो ये नोट कर लीजिए। क्या देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड केस। किसके बीच में, इसको पूरा लिखना पड़ेगा क्या, बीटा और केस क्या है। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल कांस्टेंट स्टेबिलिटी एंड कांस्टेंट स्टेबिलिटी। इसके बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। ठीक है, हम इसके बीच में रिलेशन देखेंगे। तो अब हम क्या बात करेंगे, लास्ट हमारी क्या थी बीटा 3। तो बीटा 3 की हमारी वैल्यू कैसी थी। अब बीटा 3 क्या है, बीटा 3 की इक्वेशन में क्या था हमारा ml और ml2 था। क्या था हमारा बीटा 3 में ml2 और ml3 था। तो हम क्या करेंगे उसमें, हम जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, क्या है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब हमारा हर और अंश के साथ हम क्या करेंगे ml और ml2 का क्या करेंगे वैल्यू, उसमें क्या कर देंगे ml और ml2 पुट करेंगे। ठीक है, दोनों साइड उसका मल्टीप्लिकेशन। तो चलो बीटा 3 का हमारा कितना था वैल्यू, बीटा 3 कितना आया था हमारा, देख लो बीटा 3 कितना आया था हमारा। ठीक है, बीटा 3 देख लो कितना आया था हमारा, कितनी आई थी हमारी बीटा 3 ml3। ठीक है, कितनी आई थी हमारी ml3। बीटा 3 क्या है हमारी ml3 और इसमें क्या हो जाएगा हमारा ml का 3। ठीक है, देखो हमारी बीटा 3, ठीक इतना समझ में आ गया। बीटा 3 हमारा जो वैल्यू था हमने पुट कर दिया, क्या था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें ml और ml2 का क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे हम ml और क्या करेंगे हम ml और ml2 क्या करेंगे हम ml और ml2 का क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, किसकी किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, अरे यार किसका कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे ml और ml2 का हम यहाँ से ये नहीं पूछना कि मैम ml और ml2 क्या हुआ, कि हम क्या किए जिसको क्या कर रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया ml और ml2 का हमने उसको वैल्यू पुट कर दिया, किसमें बीटा 3 में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया। तो बीटा 3 की वैल्यू हमने पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो बीटा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये
आपकी एम एल प्लस क्या हो जाएगा एम एल और ml2 क्या हो जाएगा हमारा ml2, ठीक है। क्या हो गया हमारा ml2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ml3, कितनी आई है ml3, ml2, ml2 और थर्ड हमारा क्या है ml3। देखो हम इसको अरेंज कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम अरेंज, ml2 और ml3 अरेंज कर दिया हमने। अब इसमें क्या लिखेंगे हम ml और ml2, ठीक है। क्या है हमारी m प्लस l हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी m और l हो जाएगा, ये हमने सेम m और l को लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर हमारी ml है, क्या है हमारी ml, तो कितनी है 3 ml है, ये कितना है हमारा 3 ml है और ये ml2 है, तो क्या हो जाएगा m L, क्या लिखेंगे हम ml, क्या लिखेंगे ml, फिर L हम लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा ml2 हो गया, ये ml3 में हम लिखेंगे ml और कितने टाइम्स L लिखेंगे ml और फिर क्या कर देंगे हम पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ml2 और ये क्या हो जाएगा L और आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो ml का करेंगे m और l, ml2 का ml और l, ml3 का ml2 और l लिख दिया। इतना वैल्यू समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया क्या, यहाँ तक ठीक है आ गया। तो हम बोल सकते हैं बीटा 3 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, बीटा 3 इज इक्वल टू K1, देख लो K1 K2 और K3, क्या है हमारा K1 K2 और K3, यहाँ सेम देख लीजिए। देखो आपका K1 में है वैल्यू ml, ml2 K2, ml3 K3 पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो K1 इंटू K2 इंटू K3, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कहाँ तक, डैश तक। तो बीटा n इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा K1 इंटू K2 इंटू K3 डैश 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 इंटू Kn तक हमारा क्या हो सकता है, ये इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसे न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करें, किसमें, हम न्यूमेरल्स में गणितीय हम देखें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम log n की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें log की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे हम log हम इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये log हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका log बीटा n हो जाएगा, क्या हो जाएगा log बीटा n, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी आपकी log हो जाएगी, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा प्लस में लिखेंगे, हम उसको क्या करेंगे प्लस में लिखेंगे, ठीक है। जब हम log की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगी एडिशन में चेंज हो जाएगा। तो log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस डैश 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 log Kn, ठीक है। इतना वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हैं आप, ये वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो हमने log बस लगा दिया और log लगाया तो हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में चेंज हो गया, हमने इसमें log की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ क्या देखेंगे फैक्टर, चलो ये पहले आप नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे मैं पढ़ाऊंगी। ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिलेशन क्या बताइए, आपकी संबंध बताइए किसके बीच में, आपके जो साम्य स्थायित्व स्थिरांक है और स्थायित्व स्थिरांक के बीच में क्या बताइए, संबंध बताइए। तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसके बिटवीन ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड आपकी
स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, आप बता सकते हैं। मैम स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर देना। ओके विजय, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो क्या करेंगे हम, जो संकुल यौगिक, जो हमारे संकुल है, संकुल के जो स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा है कि नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, जो हमारी सेंट्रल मेटल आयन है उसकी नेचर कैसी है, हम इसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिगैंड, क्या करेंगे, नेचर ऑफ लिगैंड। थर्ड हम बात करेंगे किलेटिंग इफेक्ट, और क्या करेंगे उसके बाद हम स्टेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। तो नेचर ऑफ, पहला है आपका नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन कि किसकी में बात करेंगे। चलो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, फैक्टर अफेक्टिंग factor affecting the stability of complex, factor affecting the stability of complexes, क्या हमारी ये टॉपिक है। हम इसके अंडर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पहला पढ़ेंगे नेचर ऑफ द मेटल आयन, क्या करेंगे, नेचर ऑफ मेटल आयन। हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन की बात करेंगे, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन में हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे हम, पहले तो हम साइज की बात करेंगे और चार्ज की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम इसमें, पहले साइज की बात करेंगे इसमें, और हम क्या बात करेंगे, इसके चार्ज की बात करेंगे, मतलब इसकी आकार कैसी है और इसमें कौन से आयंस हैं। ठीक है, सेकेंड आपका है नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड की बात करेंगे। थर्ड है आपका किलेट इफेक्ट, फोर्थ हम पढ़ेंगे स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है, आईएमपी है। कैसा है ये, आईएमपी क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। या तो आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि क्या बोलते हैं, जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स है, जो संकुल है, उसके जो स्टेबिलिटी को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करता है। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या, कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, लिगैंड की प्रकृति कैसी होती है, आपकी जो कीलेट प्रभाव होता है वो क्या होता है। अब फिर फोर्थ है आपका जो स्टेरिक, मतलब त्रिविम प्रभाव कैसी होती है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस इफेक्ट, क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस इफेक्ट। या तो आपका ना पूछ दिया जाएगा कि स्टेरिक इफेक्ट बताइए, या फिर आपको पूछेगा कि हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होता है। तो ये क्या होगा, शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है आपका 2-3 मार्क्स के लिए, या फिर आपका डायरेक्ट पूछ देगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, कि आप बताइए कि जो आपकी कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, संकुल के स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बताइए। या फिर आपका क्वेश्चंस हो जाएगा व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो वो आपको बताना पड़ेगा। या फिर पर्टिकुलर आपको पूछेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट को नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन कैसे अफेक्ट करता है, किलेटिंग इफेक्ट क्या होती है, स्टेरिक इफेक्ट क्या होते हैं, या फिर हिंड्रेंस इफेक्ट क्या होते हैं। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। पहले हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन की बात करेंगे। पहली हमारी क्या है, पहले क्या इफेक्ट कर रहा है हमारी, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन।
ठीक है, अब हम सेंट्रल नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन में पहले हम क्या बात करेंगे, तो पहले हम इसमें बात करेंगे चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल केटायन। पहले हम बात करेंगे इसमें क्या, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल केटायन, चार्ज की हम बात कर रहे हैं। केटायन, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल आयन में जो चार्ज लग रही है, ठीक है, वो कैसी है, केटायन चार्ज है, मतलब प्लस चार्ज हो रही है। तो हम इसके बारे में बताएंगे। तो पहला भी इसको जान लो कि होता क्या है, ठीक है। पहला क्या होता है, जब हम कॉम्प्लेक्स देते हैं, अ कॉम्प्लेक्स दैट हैज मोर चार्ज, और क्या होगी आपकी, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें चार्ज ज़्यादा होगी। चार्ज ज़्यादा मीन्स क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो कैसी होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने ये बात करते हैं हम, पहला क्या है, हमारा पहला पॉइंट है कि जिस भी कॉम्प्लेक्स में क्या है, जिस भी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा चार्ज लगेगा, अ कॉम्प्लेक्स हैज़ मोर ऑक्सीडेशन स्टेट और अ चार्ज इज मोर स्टेबल, ठीक है। पहला क्या है, मोर चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, या फिर आप लिख सकते हो अ कॉम्प्लेक्स हैज, इस तरह से ना लिखो आप, इसको लिख लो, अ कॉम्प्लेक्स हैज मोर चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। कैसी होगी वो, ज़्यादा स्टेबल होगी। तो आयन की बात करते हैं हम, आपके क्या है, एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, एक स्टेबिलिटी सीरीज। तो हम उसमें बात करेंगे, आयंस की बात करेंगे, जितने आपके मैग्नीज से लेकर, और उसके बाद हम उसके आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, ठीक है। क्या करें, पहले हम आयन की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे इसकी आयनिक रेडियाई की, ठीक है। आयनिक रेडियाई क्या है हमारी, मैग्नीज 2+, मैग्नीज आयरन 2+, मैग्नीज आयन, कॉपर, निकल, कॉपर 2+, जिंक 2+, ठीक है। देखो ये सीरीज कैसी है, मैग्नीज की जो कैसी होती है वो लेस 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 लेस, और जिंक की वहां पे कॉपर से जिंक की कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, क्या होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। इतनी हम बात कर लेंगे। तो मैग्नीज इज लेस देन आयरन, आयरन इज लेस देन कोबाल्ट, कोबाल्ट इज लेस देन निकल आयन, निकल आयन इज लेस देन कॉपर आयन, एंड कॉपर आयन, एंड जिंक इज ग्रेटर देन, कॉपर इज ग्रेटर देन जिंक, या फिर बोल सकते हैं जिंक इज ग्रेटर देन। तो इसकी वैल्यू होती है आयनिक रेडियाई। तो इसमें आयनिक रेडियाई की वैल्यू मैं पुट करते जाती हूँ, ठीक है। कैसी होती है इसकी, 74, ठीक है, 74, ये होती है 69, ठीक है, इसकी होती है 91, इसकी कितनी होती है, मैग्नीज की होती है 91, 83, 82, आयरन की होती है 83, कोबाल्ट की होती है 82, और निकल की होती है 78। कितनी होती है, 78, ठीक है। देखो मैग्नीज की आयनिक रेडियाई कब होता है, इसमें पिकोमीटर में हम देख रहे हैं, किस में दिख रहे हैं, पीएम में। पीएम होता है हमारा पिकोमीटर, क्या होती है, पिकोमीटर की बात कर रहे हैं। आयनिक रेडियाई कितनी, 91, 83, 82, 78। यहाँ पे देखो अब 69 और 74, यहाँ पे आयनिक रेडियाई क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है, बट जिंक कैसी है, इससे ज़्यादा हो गई है। तो आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही है हमारी आयनिक रेडियाई कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आयनिक रेडियाई कैसी हो रही है, आयनिक रेडियाई कैसी हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट जिंक में कैसा हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर आयनिक रेडियाई कम हो रहा है तो मतलब क्या है, इसकी साइज भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और साइज डिक्रीज हो रही है मतलब इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ज़्यादा है। कैसी है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब साइज कैसी होगी, छोटी होगी, तब उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हमने पढ़ लिया चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल केटायन। ठीक है, देखो सेंट्रल मेटल में सब ये क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और उसमें हमने क्या किया, केटायन मतलब प्लस चार्ज लगा दिया, सब में हमने 2-2 लगा दिया। इसमें हमने क्या कर दिया, सीरीज में हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल, सॉरी हमने क्या पढ़ लिया, चार्जिंग, हमने साइज पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने, साइज की बात कर लिया। साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल, क्या पढ़ लिया हमने, साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन पढ़ लिया। ठीक है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इरविंग विलियम सीरीज। क्या बोलते हैं, इरविंग विलियम सीरीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या बोलते हैं हम, ये जो सीरीज है साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल केटायन, ठीक है, साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल केटायन, इस सीरीज को हम बोलते हैं, हमने ये जो सीरीज लिखा है ना, इस सीरीज को बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज। क्या बोलते हैं, इरविंग विलियम श्रेणी। इरविंग विलियम सीरीज। ठीक है, जो हम सीरीज ये बताए हैं वो किसने दिया था, इरविंग विलियम ने दिया था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इरविंग विलियम सीरीज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड है हमारा क्या, चार्ज। किसमें पढ़ेंगे, चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। क्या करेंगे हम, चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल केटायन। सेंट्रल मेटल आयन में हम उसके चार्ज की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स दैट हैज मोर चार्ज, तो हमने क्या बात किया, इसकी बात किया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होती है, ज़्यादा चार्ज होते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, तो मतलब क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा ही होती है। तो चलो हम दो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स की बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कि कम होती है। तो आपके कॉम्प्लेक्स है आयरन Fe(CN)6-3, सेकेंड है आपका Fe(CN)6-4 कर देती हूँ। चलो, एक का -3 कर दिया, एक का -4 कर दिया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। चार्ज है मतलब इसका -3, इसका -4 है, मतलब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। ठीक है, आयरन का हमें निकालना है। आयरन हमारी क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है। ये आयरन क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल आयन है। क्या है, सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल मेटल एटम है अभी तो फिलहाल ये। ठीक है, ये क्या है हमारा, जो साइनाइड वाला है वो क्या है, हमारी लिगेंड है, और जो साइनाइड हो कैसी है, हमारी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का हम ऑक्सीडेशन निकाले थे, X+
कोऑर्डिनेशन कितनी है 6 -1, साइनाइड की कितनी होती है -1, कितनी होती है साइनाइड का -1, ये मैंने आप लोग को सबको बताया है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबको निकालना आना चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा x 6 क्या हो जाएगा x -6, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू +6, क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा क्या नहीं। तो हमने क्या हो गया, इधर तो हमने निकाल दिया बट हमने इसकी वैल्यू पुट नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा ये x -6 इज इक्वल टू -3, क्या हो जाएगी -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 और ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी +3। तो इसमें कितनी चार्ज लग जाएगी +3। ऐसे ही हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पे हम माइनस ये वाली वैल्यू हम चेंज कर देंगे, बस क्या करेंगे इसमें हम कर देंगे -4, ये हो जाएगी -4। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4 +6, तो क्या हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा +2। तो देखिए ये वाले जो कॉम्प्लेक्स है उसकी क्या है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सेंट्रल मेटल आयरन की, तो +2 और इसकी क्या है +3 है। इतना समझ में आ गया। तो इसकी स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हमारे +3 वाले की। इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, कैसी होगी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, हमारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की। किसकी होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है और ये क्या दे रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे रहा है। तो हमने बात किया कि जिस भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कोई चार्ज ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो हमारी ये वाले जो कॉम्प्लेक्स है उसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है एज कंपेयर टू दिस। तो क्या हो सकता है हमारा, हम बोल सकते हैं कि ये +3 ऑक्सीडेशन दे रहा है, ये +2, तो किसकी ज़्यादा है ऊपर वाले की, तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने पढ़ लिया क्या, हमने क्या पढ़ा कि स्टेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, तो नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन पढ़ रहे हैं, तो हमने इसकी स्टेबिलिटी की बात की। पहले हमने बात किया कि इसमें चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, क्या किया हमने, चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल कैटायन की बात किया, फिर हमने क्या किया साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल कैटायन की बात किया, ठीक है। सेकंड अब हम बात करेंगे इसमें नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है हमारी, नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, सेकंड है हमारी। तो नेचर ऑफ लिगेंड में हम क्या बात करेंगे, कुछ पॉइंट लिख देती हूँ, कुछ पॉइंट मैं बोल रही हूँ, समझना इसे, ठीक है। हम इसकी बात करेंगे, बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड में क्या होता है, द ग्रेटर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगी, जब जो बेसिक क्या होगी, जो बेसिक नेचर है लिगेंड की, अगर कोई लिगेंड कैसी है, क्षारीय है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा है। अगर क्षारीय लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा है, तब क्या हो जाएगा, वहाँ से हम क्या कर देंगे, वो इजीली क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। किसको डोनेट करेगा, वो सेंट्रल मेटल आयन को। हमने बोला कि जब भी कोई लिगेंड है वो क्या होगी, उसकी अगर क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगी, उसमें क्षारीय का जो उसकी गुण है अगर वो ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजीली वो क्या कर देगा, सेंट्रल मेटल आयन है उसको क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। और उसके साथ क्या बच जाएगा, वो बॉन्ड बना लेगा, एंड बोल सकते हैं हम, एंड हैव अ ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी। और वो क्या होगा, वो वैसे ही मेटल आयन के साथ क्या बनाएगा, जो कॉम्प्लेक्स बनाएगी उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने बोला
कि अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड की बात करें, द ग्रेटर द बेसिक लिगेंड, क्या बोले, द ग्रेटर द बेसिक लिगेंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, the more easily it can donate a lone pair of electron to the central metal ion and have the greater complex stability। ठीक है, इतनी हमने बात कर ली है। तो चलो मैं एक की बात करती हूँ। यहाँ पे आपकी आयरन है, ठीक है, इसी में एक एग्जांपल है आपका आयरन NH3-4 की। ठीक है, देखो अब ये कैसी है, ये अब कौन कौन से हमारी क्षारीय प्रकृति के वो ज़्यादा है उसमें। अब हम पता है कि हम अमोनियम कैसी होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इजिली इसको क्या कर देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। या जितने क्या होगी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी उसमें क्या करेगा, वो इजिली क्या कर देगा, सेंट्रल मेटल आयन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर पाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा और इसके साथ अच्छी से क्या बनाएगी, बॉन्डिंग बना लेगी। तो अब हम इसमें बात करते हैं इसकी सीरीज की। तो NH3 इज ग्रेटर, क्या बात करेंगे हम, NH3 ग्रेटर किसकी, फ्लोराइड की हम बात कर सकते हैं। हम किसकी बात कर सकते हैं, H2 और फ्लोराइड की, H2O ग्रेटर फ्लोराइड आयन। ठीक है, हमारा फ्लोरीन तो फ्लोराइड। द मेटल लिगेंड बॉन्ड आल्सो इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो और क्या करेगा, जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रही है, ठीक है, जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रही है वो भी उसके स्टेबिलिटी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करती है, प्रभावित करता है। क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। जितना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगी उतनी ही कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जब वो कैसी होती है, जब उसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होगी और कैसी होगी वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो ऐसी फुल फील्ड होगी, वहाँ पे क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में कैसी होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर उसकी ज़्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हो गया हमारा क्या, नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड एक बार और फिर से सुन लो। जब किसी लिगेंड की जो बेसिक नेचर है, जो उसकी बेसिक कैरेक्टर है वो ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएगा, इजिली क्या कर पाएगा, सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर पाएगा। और डोनेट करने के बाद क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। और इसमें क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी कैसी होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, सेकेंड हमने बात किया कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है, जो मेटल और लिगेंड के बीच जो भी बॉन्ड बन रही है, वो बॉन्ड भी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और जितनी ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगी किसी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बिटवीन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगी, वो उतनी ही ज़्यादा कैसी होगी, स्टेबल होगी। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या, किलेट इफेक्ट। ठीक है, आज हम इतनी ही बात करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ेंगे किलेट इफेक्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, किलेट इफेक्ट की बात करेंगे और स्टेरिक इफेक्ट। किलेट इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट दोनों कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस दोनों टॉपिक के बारे में कल हम स्टडी करेंगे।